मैंने उस गांव में गरीबी उन्मूलन के काम में अपने 3 साल झोंक दिए थे और उन्होंने मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। वह सड़क जो मैंने अपनी जेब से पैसे देकर बनवाई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 1 लाख की हेराफेरी की है। गांव के मुखिया कौब ने सबके सामने मुझे गालियां दी। उसने कहा, अभी निकल जाओ, वरना हम सड़क ब्लॉक कर देंगे और तुम्हें यहीं कैद कर देंगे। जिस दिन मैंने अपना सामान बांधा और निकला, पूरा गांव ऐसे ढोल नगाड़े बजा रहा था जैसे किसी भूत को भगा रहे हों। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला था। 1 महीने बाद इसी गांव को एक ठग ने लगभग 2 मिलियन का चूना लगा दिया। आज चंद्रमास की 23 तारीख है। मैं अपने क्वार्टर में दुबक कर अपना सामान पैक कर रहा हूं। बाहर ढोल और नगाड़ों की आवाज इतनी तेज है कि लग रहा है जैसे नया साल हो। गांव का मुखिया कौब गांव के हॉल के दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखी एक कागज की पर्ची लिए हुए। उसमें 20 से ज्यादा नाम हैं, हर नाम के आगे लाल अंगूठे का निशान। कुछ नाम तो एक ही लिखावट में लिखे हुए हैं, अक्षर बिल्कुल एक जैसे। पूरा गांव का एक हस्ताक्षर किया हुआ शिकायती पत्र। वह उसे मेरे चेहरे पर दे मारता है, थूक उड़ता है जब वह चिल्लाता है। एक संयुक्त शिकायत जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैंने गरीबी राहत कोष से 1 लाख की चोरी की है। उस सड़क को बनाने में 1,37,200 युआन का खर्च आया था। उसमें से 86,000 मेरी अपनी बचत थी। बाकी सरकारी ग्रांट से मिला था, जिसे पाने के लिए मैंने 12 बार काउंटी ऑफिस के चक्कर काटे थे। हर भुगतान की रसीद मेरे पास है। हर रसीद मेरी वर्क नोटबुक में दर्ज है। रसीदों का ढेर इतना बड़ा है कि सांस फूल जाए। एक रबर बैंड से बंधा हुआ मेरी मेज की दूसरी दराज में रखा है, लेकिन कोई नहीं देखता। कॉब मुझे एक शब्द भी नहीं बोलने देता। वह गांव के हॉल की तरफ उंगली दिखाता है और उसका साला स्कैब अंदर घुस जाता है। वह मेरी मेज की तलाशी लेता है, तीनों दराजें खींच कर निकाल लेता है, उन्हें कंक्रीट के फर्श पर उल्टा पटक देता है। फाइलें, पेन, स्टेपलर सब बिखर गए। मेरी रसीदों का ढेर फर्श पर फैल गया। स्कैब ने उन्हें अपने जूतों से कुचल दिया। फिर उसने मेरी वर्क नोटबुक छीन ली, उसे अपने पैडेड कोट की जेब में डाल लिया, ऐसा कोट जिसमें से रुई बाहर निकल रही थी। मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ झटक दिया। ये गांव की संपत्ति है, तुम्हें इसे ले जाने का अधिकार किसने दिया? तब से मेरी निजी नोटबुक गांव की संपत्ति कब से हो गई? मैं स्कैब के मौसम की मार खाए चेहरे को देखता हूं और कुछ नहीं कहता। इसलिए नहीं कि मैं कहना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि इसका कोई मतलब नहीं है। इस गांव में कौब की जुबान ही कानून है। वह जो कहे वही सच है। गांव में कोई भी उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं करता। बाहर 40 से 50 लोग जमा हो गए हैं। पुरुष दीवार के सहारे बैठकर सस्ते तंबाकू पाइप पी रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई तमाशा हो। एक बूढ़ा आदमी अपने पाइप की राख झाड़ता है, धीरे से नई तंबाकू भरता है। औरतें पीछे खड़ी हैं, बच्चों को पकड़े हुए इशारा कर रही हैं और फुसफुसा रही हैं। कौब की पत्नी लेरीन भीड़ में आगे आती है, दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी आवाज इतनी तेज है कि छत उड़ा दे। 3 साल, वह चिल्लाती है। ये बाहरी है, हमारा खाना खाया, हमारा पानी पिया, उसने कितना पॉकेट किया? 1 लाख। मुझे शर्त लगानी है कि यह उससे भी ज्यादा है। पास का कोई चिल्लाता है, याद है जब वह सड़क बना रहा था, पुरानी वैन इधर उधर भगा रहा था, हर दिन सामान ढो रहा था, गैस का पैसा कौन दे रहा था? गांव, वो भी हमारा। पीछे से एक और आवाज आती है। मुझे शर्त है कि उसने वह वैन भी हमारे पैसे से खरीदी है। मेरी वैन, मेरी अपनी वैन, 2012 में खरीदी हुई एक पुरानी सेकंड हैंड मिनी वैन। 23,000 में खरीदी थी। एक बार भी गैस रिइंबर्समेंट फाइल नहीं किया, लेकिन इसका स्पष्टीकरण देने का कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा आप समझाते हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा लगता है कि आप दोषी हैं। एक मुंह बनाम 40 या 50 लोग। डार्लिन भीड़ को धकेलते हुए आगे आती है। वह छोटी है, भीड़ को धकेलते हुए अंदर आ रही है। वह परवाह नहीं करती। उसके हाथ में एक इनेमल का बेसिन है जिसके किनारे से चिप टूटा हुआ है। अंदर मेरे क्वार्टर का मेरा सामान भरा हुआ है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया, साबुन, सब एक साथ। तौलिया अभी भी गीला है। बेसिन के किनारे से पानी टपक रहा है। वह इसे मेरे पैरों पर पटक देती है। इनेमल कंक्रीट पर टन टनाकर बजता है।
अपना कबाड़ समेटो और जाओ, यहां और तमाशा मत बनाओ। पिछली सर्दियों में उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए मुझसे 2,000 युआन उधार लिए थे। कहा था कि वसंत में सुअर बेचने के बाद पैसे लौटा देगी। तब से 2 बार सुअर बिक चुके हैं। एक पैसा वापस नहीं आया। मैं इसका जिक्र नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। डार्लिन जैसे लोग पैसे की जरूरत पड़ने पर आपको परिवार कहते हैं और पैसा लौटाने का समय आने पर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप मर चुके हों। डंक मेरी वैन के पास बैठकर टायर पर थूकता है। पीला हरा बलगम हबकैप पर नीचे गिरता है। वह थूकता है और बुदबुदाता है। अच्छा हुआ पीछा छूटा। 3 महीने पहले यही आदमी मेरी कार की खिड़की पर लटक कर अपने फलों के पेड़ों की ग्राफ्टिंग करने की भीख मांग रहा था। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं उसके बगीचे में 2 घंटे तक खड़ा रहा। पूरी तरह भीग गया। हाथ से 40 पौधों की ग्राफ्टिंग की। जब मैं खत्म कर चुका तो मेरी उंगलियां पानी में गलकर सिकुड़ गई थीं। मुझे 3 दिन तक बुखार रहा। उसने मेरा हाल पूछने के लिए एक बार भी कॉल नहीं किया। कॉब गांव के हॉल के प्रवेश द्वार पर तंबाकू का पाइप जलाता है, एक गहरा कश लेता है और नाक से धुआं छोड़ता है। उसके बगल में चेस्टर खड़ा है, जो गांव का बुककीपर है। 67 साल का, एक डंडी जैसा पतला। चेस्टर के हाथ में एक मनीला लिफाफा है। उसे ऐसे पलट रहा है जैसे वह बहुत जरूरी काम कर रहा हो। कहता है उसे मेरे साथ अकाउंट्स चेक करने हैं। कौन से अकाउंट्स? चेस्टर कुछ कागज बाहर निकालता है। 2 साल पुराने उर्वरक खरीद रिकॉर्ड। स्याही इतनी फीकी है कि आप उन्हें मुश्किल से पढ़ सकते हैं। मैं पूछता हूं अकॉनअप की अकाउंट बुक्स कहाँ हैं? वह कहता है कि उसे वे नहीं मिल रही हैं। मैं पूछता हूं ऑनफिशियल सील कहाँ है? को-ऑप सील, वो जिसे मैंने पिछले साल बनवाया था। स्कैब अपनी जगह पर सिकुड़ जाता है, आंखें इधर उधर भागने लगती हैं। वो वो मुखिया के पास है। तुम्हारा काम नहीं है। ये यहाँ एक हैंडओवर जैसा दिखता है। कोई ट्रांसफर लिस्ट नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई एक भी व्यक्ति नहीं जिसे को-ऑप के वित्त की वास्तविक स्थिति पता हो। बस आंगन में चिल्लाते हुए लोगों की भीड़, और फिर वे मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे देते हैं। ये साल एक बड़ी फसल का साल है। 300 एकड़ के क्रिस्प नाशपाती के पेड़ जिन्हें मैंने उगाना सिखाया था, वे अपने तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। वह साल जब वे आखिरकार फल देंगे। जिस तरह वे बढ़ रहे हैं, हर एकड़ से लगभग 3,000 की उपज होनी चाहिए। टाउनशिप परचेजिंग स्टेशन के वेस पहले ही मेरे साथ एक कीमत पर सहमत हो चुके हैं, 1 युआन 80 पैसे प्रति पाउंड, बस इसी सीजन के लिए। यह 1.6 मिलियन युआन से अधिक का सकल राजस्व है। लेकिन इस साल का महत्वपूर्ण कीट नियंत्रण विंडो मार्च के मध्य में आता है। मार्च के पहले सप्ताह के आसपास नींबू सल्फर स्प्रे के साथ बगीचे का सुप्त उपचार किया जाना चाहिए। उस विंडो को मिस किया तो स्पाइडर माइट्स और एफिड्स पूरे बगीचे में फैल जाएंगे। मैंने यह सब ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा था। गांव के हॉल की दीवार पर पोस्ट किया था, एक A4 शीट, जिसे मैंने टाउनशिप ऑफिस में प्रिंट किया था और लैमिनेट करवाया था ताकि वह गंदी ना हो। लेकिन आज किसी ने उसे दीवार से आधा फाड़ दिया है और पाइप के रूप में उपयोग करने के लिए रोल कर दिया है। बाकी आधा दीवार पर टेढ़ा लटका हुआ है। लैमिनेट एक कोने से निकल रहा है। तंबाकू के धुएं और पसीने से टेक्स्ट पीला पड़ गया है। मैं गांव के हॉल के आंगन से बाहर निकलता हूं, एक बुना हुआ बैग लिए हुए जिसमें मेरा सारा सामान है। कुछ कपड़े बदलने के लिए, एक एनेमल कप, 2 कृषि तकनीक मैनुअल और एक छोटी व्यक्तिगत नोटबुक। ढोल और नगाड़े तेज हो जाते हैं। डंक कहीं से पटाखों की एक लड़ी के साथ आता है और मेरे पीछे फोड़ देता है। पॉप पॉप पॉप। लाल कागज के टुकड़े मुझ पर बारिश की तरह बरस रहे हैं। तीखा धुआं मेरी आंखों में चुभ रहा है। कॉब गेट पर खड़ा है, हाथ पीछे की ओर मोड़े हुए, ठुड्डी ऊंची करके। वह मेरी तरफ हाथ का इशारा करता है, उंगलियां ही बाहर की तरफ फड़फड़ाते हुए। वही इशारा जो आप चोरी करते हुए पकड़े गए आवारा कुत्ते को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेरीन उसके बगल में खड़ी है, हाथ छाती पर मोड़े हुए, उसके मुंह के कोने मुड़े हुए हैं। उस खास तरह की आत्मसंतुष्टि जो कहती है कि उसे विश्वास है कि मुझे भगाना उसकी जिंदगी का सबसे होशियार काम है। मैं अपनी वैन में बैग फेंकता हूं और इंजन स्टार्ट करता हूं। साइलेंसर से काले धुएं का एक गुब्बार निकलता है। रियर व्यू मिरर में पूरा गांव सड़क पर मुझे जाते हुए देख रहा है। कुछ हंस रहे हैं, कुछ कोस रहे हैं। डार्लिन का पोता
7-8 साल का एक बच्चा झुकता है, मिट्टी का एक मुट्ठी उठाता है और मेरी वैन पर फेंकता है। ये पिछली विंडशील्ड पर लगता है और पीली कीचड़ में बदल जाता है। एक भी व्यक्ति मेरे बचाव में एक शब्द नहीं बोलता। 3 साल, 1000 से ज्यादा दिन। मैंने उनके लिए एक सड़क बनाई। मैंने उनके लिए एक खेती सहकारी संस्था बनाई। मैंने उन्हें छंटाई, ग्राफ्टिंग, बैगिंग और स्प्रे करना सिखाया, हाथों हाथ, साथ साथ। नए साल के दिन मैं बगीचे में पाले से होने वाले नुकसान की जांच कर रहा था। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मैंने उन्हें पहाड़ी पर ब्लॉसम थिनिंग के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। गर्मियों के चरम पर मैंने उन्हें 100 डिग्री की धूप में कीट नियंत्रण पर प्रशिक्षित किया। जो पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया था और 3 साल की अनछुई सैलरी, वह काउंटी सीट में एक अपार्टमेंट के डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त होता। जब मेरी वैन उस बजरी वाली सड़क पर घूमती है जिसे मैंने बनवाया था, तो चेसिस पत्थरों के ऊपर खड़खड़ाती है। मैं खिड़की ऊपर कर लेता हूँ। उस पल से इस गांव का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सूट पहने वह आदमी मेरे जाने के सिर्फ 9 दिन बाद आता है। पूरा गांव उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह कोई चलता फिरता सुनहरा टिकट हो। वह महिला जिसने मुझसे उर्वरक खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे, उसने 50,000 युआन जोड़े और उसे सौंप दिए। वह ठग मेरे द्वारा उगाए गए बगीचे की ओर इशारा करता है और वादा करता है कि हर कोई 1 महीने के भीतर अपने पैसे दोगुना कर लेगा। कॉब चार्ज का नेतृत्व करता है, हर घर के भूमि उपयोग अनुबंध पर अपना अंगूठा लगाता है और उन्हें ठग के बैग में डाल देता है। हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। वे रातों रात अमीर होने की कल्पना में नशे में हैं। किसी को नहीं पता चलता कि वह आदमी उसी शाम शहर के अपने होटल से चेकआउट कर देता है। इस बीच मैं टाउनशिप कृषि कार्यालय में बस गया हूँ। स्टेशन डायरेक्टर वेस मेरे लिए एक दक्षिण मुखी ऑफिस खाली कर देता है। मेज पर एक प्लास्टिक का पौधा रखा है जिसकी पत्तियां धूल से ढकी हुई हैं। खिड़की के बाहर शहर की मुख्य सड़क है। सुबह कोई स्वादिष्ट टोफू पुडिंग बेचने वाला ठेला धकेलता है। दोपहर में ट्रैक्टर गुजरते हैं। दोपहर बाद पोस्टमैन अपनी हरी मोटरसाइकिल से सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। सन्नाटा लगभग अवास्तविक लगता है। मेरा दैनिक काम आसपास के गांवों से कृषि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और कभी-कभी अन्य गांवों को सलाह देने के लिए जाना है। स्टेशन पर हर कोई जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। कोई इसका जिक्र नहीं करता। वे सिर्फ एक बात कहता है, अच्छा काम करो, जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा। मुझे उस पर विश्वास है। उनके द्वारा मुझे बाहर निकाले जाने के 9 दिन बाद खबर आती है। बिग में, जो शहर में कन्वेनियंस स्टोर चलाती है, मुझे बताती है कि उस गांव में उसके रिश्तेदार हैं और छुट्टी के दौरान उसे इसकी खबर मिली। एक बड़ा बिजनेसमैन आया है, वह कहती है। डार्क नेवी सूट, गहरी लाल टाई, जूते ऐसे पॉलिश किए हुए कि आईने की तरह चमक रहे हैं। आप उनमें अपना चेहरा देख सकते हैं। वह एक काली सेडान चलाता है, बॉडी पर धूल का एक कण नहीं है। वह 3 दिन गांव में रहता है, कॉब के घर पर खाता और सोता है। कॉब उसके लिए मुख्य कमरा खाली कर देता है, नए बिस्तर डालता है जो वे केवल नए साल पर इस्तेमाल करते हैं। वह पहली शाम को पहुंचता है। अगली सुबह वह गांव के हॉल में एक मीटिंग करता है। 20 वर्ग मीटर के कमरे में 40 से ज्यादा लोग आ जाते हैं जब तक कि सांस लेने के लिए जगह नहीं बचती। शरीर की गर्मी और नम पैडेड कोट की महक हवा में भर जाती है। खिड़कियों पर भाप जम जाती है। वह आदमी खुद को फॉस कहता है। वह प्रांतीय राजधानी में एक कृषि प्रसंस्करण कंपनी का जनरल मैनेजर होने का दावा करता है, जो विशेष रूप से उनके क्रिस्प नाशपाती के बगीचे का आकलन करने के लिए यहाँ है। वह पूरे गांव की फसल को सूखे मेवे और जूस उत्पादन के लिए खरीदने की योजना बना रहा है, जो 3 युआन 50 पैसे प्रति पाउंड पर 5 साल के अनुबंध में लॉक है। 3 युआन 50 पैसे। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? जो कीमत मैंने उनके लिए तय की थी वह 1 युआन 80 पैसे थी और उन्होंने शिकायत की थी कि यह बहुत कम है। उन्होंने मेरी पीठ पीछे बात की कि मैं कितना बेकार हूं। अब कॉब टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि टिन का मग उछल जाता है। मिस्टर फॉस, हम एक असली पार्टनर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें जो पिछला आदमी भेजा था वह बेकार था। सिर्फ हमें घुमाया, 1 युआन 80 पैसे की पेशकश की। वह तो आप भिखारी को देते हैं। कमरे में 40 से ज्यादा सिर एक साथ हिलते हैं। कमरा भिन भिना रहा है। रेमंड फॉस बस मुस्कुराता है। बिना किसी हड़बड़ी के
वह अपने लेदर बैग में हाथ डालता है और बिजनेस कार्डों का एक ढेर निकालता है। हर व्यक्ति को इमेक देता है, सोने से उभरे हुए। जब आप अपनी उंगली उस पर घुमाते हैं तो आप उभरी हुई लिखावट को महसूस कर सकते हैं। रेमंड फॉस, जनरल मैनेजर। फोन नंबरों की एक श्रृंखला। उसके नीचे कंपनी का नाम और शीर्षक की कई लाइनें जिन्हें ग्रामीण मुश्किल से पढ़ पाते हैं, लेकिन हर कोई सहमत है कि यह प्रभावशाली दिखता है। बिग मे के रिश्तेदार के अनुसार उस शाम फॉस को कॉब के घर पर ताजे कटे हुए सुअर का दावत दिया जाता है, जिसे लगभग 2 पाउंड मक्का शराब के साथ धोया जाता है। कॉब अपने प्रिय सुअर को काटता है। चूल्हे पर 8 व्यंजन फैले हैं। फॉस कॉब के कंधे पर हाथ रखता है और उसे भाई कहता है। कहता है, अब से जो कुछ भी कॉब का बिजनेस है वह मेरा बिजनेस है। कॉब का चेहरा शराब के नशे में लाल हो जाता है, क्योंकि वो बार बार कहता है, मिस्टर फॉस, आपने हमारे गांव को सम्मानित किया है। हम आपको निराश नहीं करेंगे। अगली सुबह फॉस गांव के हॉल के बाहर एक मेज लगाता है। मेज पर चमकदार लाल प्लास्टिक के वॉश बेसिन की एक कतार है, चमकदार और नई। उनके बगल में लाल लिफाफों का एक ढेर, हर एक में 5 युआन नकद, लाल कागज से सील किया हुआ। वह कहता है कि यह उसका गुड फेथ ग्रीटिंग गिफ्ट है। साझेदारी में शामिल होने के इच्छुक किसी भी परिवार को बस आने की जरूरत है, रजिस्टर करें और अंगूठे का निशान लगाएं, बेसिन रख लें, लिफाफा रख लें। पूरा गांव फट पड़ता है। इसके बारे में सोचें, 5 युआन नकद और एक बिल्कुल नया वॉश बेसिन सिर्फ आने के लिए। स्टोन गैप विलेज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 5 युआन ज्यादा नहीं है, लेकिन वह 5 युआन हर किसी को यकीन दिला देता है कि फॉस एक सीधा आदमी है, एक ऐसा आदमी जो असली पैसे देता है। कोई ऐसा व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है? वह फॉस का असली कौशल है। वह ठीक से जानता है कि ये लोग कहाँ कमजोर हैं। किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं। एक वॉश बेसिन, एक लाल लिफाफा, किसी भी सेल्स पिच से ज्यादा प्रभावी। उसका असली किलिंग ब्लो तीसरे दिन आता है। वह एक मुद्रित सहयोग समझौता तैयार करता है, आधिकारिक दिखने वाला, एक बोल्ड लाल सील के साथ मुहरबंद। अनुबंध में कहा गया है कि प्रत्येक परिवार अपने भूमि उपयोग अनुबंध अधिकारों और बगीचे की आय अधिकारों का उपयोग कोलेटरल, जमानत के रूप में करेगा और एकड़ के आधार पर सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करेगा। 2000 युआन प्रति एकड़। एक बार जमा राशि का भुगतान हो जाने के बाद फॉस गारंटी देता है कि पहली खरीद भुगतान 30 दिनों के भीतर प्रत्येक परिवार को वायर कर दिया जाएगा। जमा राशि दोगुनी, 30 दिन। अपने पैसे दोगुना करें। कॉब अपना अंगूठा लगाने वाला पहला व्यक्ति है। 12 एकड़ का बगीचा, 24,000 युआन सौंप दिए। उसका हाथ कांपता है जब वह उसे दबाता है, डर से नहीं, उत्साह से। फिर डंक आता है, 8 एकड़, 16,000। डार्लिन, 6 एकड़, 12,000। विधवा वांडा, वह महिला जिसने पिछली सर्दियों में मुझसे उर्वरक खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे, उसके पास 7 एकड़ है। उसे 14,000 का भुगतान करना चाहिए, लेकिन किसी तरह वह 50,000 इकट्ठा कर लेती है और फॉस से उसे 25 एकड़ के हिसाब से शामिल करने की भीख मांगती है। वह कहती है कि वह पड़ोसी गांवों में लोगों को जानती है। वह कनेक्शन बनाने में उसकी मदद कर सकती है। अधिक निवेश करना ही वह तरीका है जिससे वह दिखाती है कि वह गंभीर है। फॉस मुस्कुराता है और सहमत होता है। वांडा से कहता है कि उसके पास विजन और हिम्मत है। 50,000 युआन। यदि आप वह सब कुछ जोड़ लें जो वांडा के पास है, उसका लीक होता हुआ मिट्टी का ईंटों का घर, हर फर्नीचर जो उसके पास है, एक लकड़ी का बिस्तर, एक लोहे का बर्तन, 3 मुर्गियां, तो भी यह 50,000 नहीं होगा। मुझे बाद में पता चलता है कि इसमें से 30,000 शहर में एक प्राइवेट लोन शार्क कंपनी से 1.5% मासिक ब्याज पर उधार लिया गया था। बाकी 20,000 उसने चुपचाप अपनी बेटी की बचत से निकाल लिए। उसकी बेटी शहर में काम कर रही है। उसे कोई अंदाजा नहीं है। पूरा गांव अपनी जमा राशि जुटाने के लिए पागल हो गया है। चीजें तेजी से बिखरने लगी हैं। स्कैब अपने परिवार का 8 साल पुराना वॉक बिहाइंड ट्रैक्टर 3,000 युआन में बेच देता है। ये इकलौती ऐसी चीज है जो उसके पिता ने छोड़ी थी। हैंडल पर अभी भी वह लाल कपड़े की गांठ बंधी है जो उसके पिता ने बांधी थी। जब खरीदार उसे दूर ले जाता है तो स्कैब आंगन में खड़े होकर लंबे समय तक देखता रहता है।
फिर वह 3,000 युआन मोड़ता है, अपनी जेब में रखता है और फॉस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कॉब का चचेरा भाई हैंक, एक सीधा ईमानदार आदमी, अपने 3 मोटे सुअरों को जल्दी बेच देता है। उन्होंने अभी तक बाजार का वजन हासिल नहीं किया है, कम से कम 20 किलो कम। खरीदार कीमत बहुत नीचे खींच लेता है। तीनों सुअर मिलकर 4,000 युआन से थोड़ा ज्यादा लाते हैं। हैंक की पत्नी सुअर के बाड़े के पास बैठकर आंसू पोंछती है, कह रही है, 2 महीने और उन्हें 1,500 और मिल जाते। हैंक बुदबुदाता है। 2 महीने बाद वह ट्रेन बहुत दूर जा चुकी होगी। फॉस इंतजार नहीं कर सकता। बर्ल का परिवार सबसे अराजक है। वह अपनी पत्नी को उसकी छिपी हुई बचत सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है और वह साफ मना कर देती है। वे मुख्य कमरे में बहस शुरू कर देते हैं। बहस शारीरिक हो जाती है। बर्ल अलमारी की तलाशी लेता है और रजाई की अस्त्र में छिपे 2,000 युआन ढूंढ लेता है। वह उसे पकड़ लेता है। वह उसके लिए झपटती है। बर्ल उसे अपनी कोहनी से पीछे धकेलता है और वह लड़खड़ा जाती है। उसकी मां, 74 साल की, खराब पैर, अपनी छड़ी के साथ पीछे के कमरे से बाहर आती है, आंगन से चिल्लाते हुए। अंत में बर्ल पैसे ले लेता है। उसकी पत्नी फर्श पर बैठकर आधा घंटा रोती है, लेकिन सबसे जंगली डंक है। उसने पहले ही अपनी जमा राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन वह और अधिक डालना चाहता है, क्योंकि कौन अपने पैसे दोगुना नहीं करना चाहता। इसलिए आधी रात को वह दीवार के ऊपर से पड़ोसी वॉल्ट के आंगन में चढ़ जाता है, एक आरी पकड़ता है और वे 2 बड़े अखरोट के पेड़ काट देता है, जिन्हें वॉल्ट 10 साल से अधिक समय से उगा रहा है। हर पेड़ इतना चौड़ा है जितना एक आदमी के हाथ पहुंच सकते हैं। हर पतझड़ में वे लगभग 100 पाउंड अखरोट देते हैं। डंक अपने भतीजे को बुलाता है और वे पूरी रात काम करते हैं, तनों को टुकड़ों में काटते हैं। भोर होने से पहले वे इसे शहर में लकड़ी के यार्ड में ले जाते हैं और 600 युआन में बेच देते हैं। अगली सुबह वॉल्ट बाहर कदम रखता है और 2 कच्चे ठूंठ देखता है। कटी हुई लकड़ी अभी भी ताजा रस टपका रही है। झटका उसके पैरों को लगभग तोड़ देता है। वह दीवार के सहारे टिक जाता है, लंबे समय तक हाँफता है, लेकिन डंक पूरी तरह से परेशान नहीं है। वे पेड़ वैसे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं थे। अखरोट केवल 5 युआन प्रति पाउंड जाते हैं। एक बार जब मैं अपने पैसे दोगुना कर लूंगा, तो मैं तुम्हें 10 पेड़ों के लिए भुगतान कर दूंगा। वॉल्ट टाउनशिप में रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉब उसे रोक देता है। कॉब कहता है कि यह गांव का व्यवसाय है, कि बाहरी लोगों को पता चलने से वे सब शर्मिंदा होंगे और यह फौज के साथ सौदे को खतरे में डाल देगा। फौज तेजी से पैसे इकट्ठा करता है। 3 दिनों के भीतर गांव के सभी 63 घरों में से 4 बुजुर्ग विधवाओं और विधुरों को छोड़कर, जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, सभी ने अपनी सुरक्षा जमा राशि का भुगतान कर दिया है। कुछ ने 10,000 का भुगतान किया, कुछ ने 20,000 का। वांडा 50,000 का भुगतान करती है। कुल मिलाकर यह लगभग 2 मिलियन युआन हो जाता है। 2 मिलियन युआन। मैंने इस गांव में 3 साल बिताए। मैंने काउंटी सरकार के 12 चक्कर लगाए। मैंने कुल 50,000 युआन की गरीबी राहत निधि के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने 3 दिनों में एक अजनबी को 2 मिलियन सौंप दिए। फिर कॉब व्यक्तिगत रूप से हर घर के भूमि उपयोग अनुबंध की प्रतियों को एक दस्तावेज स्लीव में करीने से ढेर करता है और उसे फौज के काले लेदर बैग में डाल देता है। वह आगे झुकता है, उसे दोनों हाथों से एक बड़ी मुस्कान के साथ पेश करता है। मिस्टर फॉस, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप रहे हैं। फॉस बैग को थपथपाता है। वह कहता है कि उसे उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए प्रांतीय राजधानी लौटने की जरूरत है और 1 महीने में प्रसंस्करण उपकरणों और पहली किस्त के साथ वापस आ जाएगा। बाहर निकलते समय वह कॉब का हाथ पकड़ता है और कहता है, चिंता मत करो, अब से 1 महीने बाद तुम जान जाओगे कि तुमने सही चुनाव किया है। फिर वह काली सेडान में बैठता है और चला जाता है। उसी शाम बिग मे की भतीजी, जो शहर के होटल में फ्रंट डेस्क पर काम करती है, बिग मे को कुछ बताती है। गेस्ट, जिसका नाम फॉस है, जो आईडी नंबर उसने चेक इन के समय दर्ज किया था, उसने इसे सिस्टम के माध्यम से रन किया। ये कुछ भी नहीं दिखाता है। आईडी फर्जी है और वह अगले दिन नहीं निकला। उसने उसी दोपहर चेकआउट कर दिया था। जिस पल उसने पैसे इकट्ठा करना पूरा किया, वह चला गया था। समय तेजी से आगे बढ़ता है। समय सीमा आ जाती है। गांव के हॉल की डार्कवुड टेबल खाली पड़ी है। चेस्टर, जो कभी हर एक पैसे की गिनती करता था,
अब एक फर्जी सील के साथ मोहर लगी रसीद को पकड़े हुए पत्ते की तरह कांप रहा है। फिर गांव का लाउडस्पीकर शोर करता है, शहर में एक प्राइवेट डेट कलेक्शन कंपनी की घोषणा को ब्लास्ट कर रहा है, जो गांव के अनाज के खेतों को जब्त करने की धमकी दे रही है। जिस महिला ने मुझे बाहर निकालने का नेतृत्व किया था, वह कीचड़ में गिरकर विलाप कर रही है कि आसमान गिर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और इस बहुत ही पल में मैं शहर में अपने नए ऑफिस में बैठा हूं, डेस्क फोन को घूर रहा हूं जो बजना बंद नहीं करेगा, और मैं लाइन खींचता हूं। जब उसने कहा था मक्का बो, तो पूरा गांव मक्का बोता था। अब वह चाहे कुछ भी कहे, हर कोई उसका उल्टा ही समझता है। कौब चिल्ला चिल्लाकर अपना गला बैठ चुका है, पर कुछ नहीं होता। सत्ता ऐसी ही होती है, एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती, जैसे जमीन पर गिरा पानी, जिसे आप दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते। अप्रैल के अंत तक एक बहुत ही विनाशकारी झटका आता है। यह बगीचे के बारे में नहीं, पैसों के बारे में है। वांडा का छोटा सा लोन 1 महीने से ज्यादा समय से ओवरड्यू है, जिसमें कंपाउंडिंग ब्याज और जुर्माना जुड़ता गया। 30,000 युआन अब 37,800 हो चुके हैं। लोन शार्क कंपनी अब सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, उन्होंने गांव में 2 गुंडे भेजे, दोनों बीच से चौड़े और भारी भरकम काले जैकेट पहने। वे वांडा के मुख्य गेट पर खड़े होकर आंगन को घूर रहे हैं। वांडा बाहर नहीं आती, वह दरवाजा बंद करके उसके पीछे दुबक कर बैठ जाती है, पूरे शरीर में कंपी हो रही है। दोनों आदमी दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। वे पीछे के आंगन में चले जाते हैं और उसकी 6 अंडा देने वाली मुर्गियों में से हर एक को एक एक करके पकड़कर पैरों से उल्टा लटकाकर बोरी में ठूंस लेते हैं। मुर्गियां बोरी के अंदर फड़फड़ा रही हैं, पंजे मार रही हैं, बिना रुके कुड़कुड़ा रही हैं। ब्याज का भुगतान उनमें से एक घर की तरफ चिल्लाता है, अगले महीने अगर मूलधन नहीं चुकाया गया तो हम जमीन के लिए आएंगे। वांडा खाली किक्स क्वाले दड़बे के पास कीचड़ में बैठी है, बिना आवाज किए रो रही है, आंसू लगातार गिर रहे हैं। वे मुर्गियां उसी कीचड़ को कुरेद रही थीं, उसके कंधे लाचारी से कांप रहे हैं। उसने अपना होंठ इतना जोर से काटा है कि वह सफेद पड़ गया है। वे 6 मुर्गियां, जो रोज 4-5 अंडे देती थीं, इस सर्दी में उसकी कमाई का एकमात्र जरिया थीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। टाउनशिप एग्रीकल्चरल सप्लाई स्टोर पर बर्ल का क्रेडिट टैब चुकाने का समय आ गया है। उर्वरक, प्लास्टिक फिल्म, बीज, 30,400 युआन, जो उसने वसंत में उधार लिए थे। दुकानदार अपना 3 पहिया ट्रक लेकर खुद गांव आता है, लेकिन बर्ल पूरा घर पलट देता है और एक पैसा भी नहीं जुटा पाता। दुकानदार एक शब्द नहीं बोलता। वह मुख्य कमरे से राइस मिल उठा ले जाता है और आधे बोरे चावल भी। मिल वैसे भी सेकंड हैंड थी, जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। चावल शायद 30 या 40 पाउंड होंगे। बर्ल की पत्नी 3 पहिया गाड़ी के पीछे 100 मीटर से ज्यादा दौड़ती है। उसके कपड़े के जूतों के तलवे पतले हैं। सड़क की बजरी आर पार चुभ रही है और हर कदम पर उसके पैरों में दर्द हो रहा है। तभी उसका बायां टखना मुड़ जाता है। वह सड़क के किनारे जोर से गिरती है। दोनों हथेलियां बजरी पर रगड़ जाती हैं, कंकड़ मांस में धंस जाते हैं। वह उठने से पहले काफी देर तक जमीन पर पड़ी रहती है। आने वाले दिनों में लेनदार हर कुछ दिनों में आ जाते हैं। शहर की अनाज और तेल की दुकान, बीज विक्रेता, कीटनाशक डीलर, ट्रैक्टर रिपेयर शॉप, पार्ट्स सप्लायर, पुराने क्रेडिट टैब का समय आ गया है। उन सभी को पता चल चुका है कि गांव के साथ क्या हुआ और वे वसूली के लिए टूट पड़े हैं। ग्रामीणों के पास कुछ नहीं बचा है, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फॉस 2 मिलियन युआन लेकर रफू चक्कर हो गया। बगीचा मर रहा है, जमा किया हुआ खाना भी खत्म हो रहा है। कई परिवारों ने डिपॉजिट मनी के लिए अपना अनाज का भंडार बेच दिया था। लोग अपने बचे खुचे जानवर बेचने लगे हैं। हैंक उस पुराने बैल को नीचे बाजार में ले जाता है, जिसने 8 साल तक उसके साथ काम किया है। बैल बूढ़ा हो चुका है, अब भारी मजदूरी नहीं कर सकता। खरीदार कीमत बहुत नीचे गिरा देता है। 8 साल और जानवर सिर्फ 2,800 युआन में बिकता है। हैंक खरीदार को रस्सी थमा देता है। बैल अपना सिर घुमाकर उसे देखता है। उसकी आंखें गीली, काली और चमकदार हैं, जिनमें हैंक का चेहरा दिख रहा है। हैंक मुंह फेर लेता है, अपना चेहरा पोंछता है और चल देता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। जानवरों के बाद अनाज की बारी है, अनाज के बाद औजारों की। मई की शुरुआत तक
कई घर इतने खाली हो चुके हैं कि चूहा भी उनमें दौड़ लगाए तो थक जाए। चार दीवारें, एक बिस्तर, एक बर्तन। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था, उनकी हालत सबसे खराब है। लेरीन जहां भी जाती है, उसे गालियां मिलती हैं। एक दिन वह कुएं पर पानी भरने जाती है। तीन औरतें उसे घेर लेती हैं, कुएं के किनारे को ब्लॉक कर देती हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देती। उनमें से एक उसकी माथे पर उंगली चुभोती है, नाखून लगभग खाल फाड़ने वाला है। अगर तेरी बड़ी जबान लगातार नहीं चलती, तो हमारे परिवार के पैसे पानी में पत्थर की तरह नहीं डूबते। हमारे पैसे वापस कर। क्या तू हमारे पैसे चुकाएगी? लेरीन अपनी खाली बाल्टी उठाती है और भागती है। भागते हुए उसकी एक चप्पल निकल जाती है। एक पैर में नंगे पांव घर तक पहुंचती है। डंक की हालत और भी खराब है। अखरोट के पेड़ों का हिसाब चुकता करने के लिए वॉल्ट का परिवार आता है। वॉल्ट के दो बेटे डंक के मुख्य दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं और आधे घंटे तक उसे पीटते हैं। डंक अंदर दुबका बैठा है और बाहर नहीं आता। वॉल्ट का बड़ा बेटा आंगन की दीवार फांदकर अंदर जाता है, पिछवाड़े में जाता है और पूरी सर्दी के लिए डंक द्वारा जमा किया हुआ जलावन, लकड़ी उठा ले जाता है। दो पूरी गाड़ी भरकर। उचित मुआवजा, वे इसे कहते हैं। अभी भी 800 कम है। हम कुछ दिनों में तुम्हारे दरवाजे के तख्तों के लिए वापस आएंगे। वॉल्ट का बेटा जाते हुए ये शब्द पीछे फेंक जाता है। वह जलावन डंक को अगली वसंत तक के लिए चाहिए था। मई के मध्य में मुझे स्टेशन से एक असाइनमेंट मिलता है। फलों के पेड़ों में बीमारी की जांच के लिए शहर के उत्तर में कई गांवों में जाना है। शेड्यूल में 4 गांव हैं, सभी मुख्य सड़क के किनारे। रास्ता स्टोन गैप विलेज के बाहरी किनारे से होकर गुजरता है। मैं स्टेशन की वैन हाईवे पर चलाता हूँ। मई की धूप डामर को सफेद कर रही है। खिड़की आधी खुली है। हवा अंदर आ रही है, गर्म और स्थिर। जंक्शन पर मैं अनजाने में बगल में देखता हूँ। वह सड़क, बजरी की सड़क जिसे मैंने बनवाया था, अब पहचानने लायक भी नहीं है। एक सर्दी और एक वसंत, बिना किसी रखरखाव के। दोनों तरफ की ड्रेनेज डिश पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, सूखी पत्तियों और गाद से भर गई हैं। बरसात का पानी जिसे निकलने की जगह नहीं मिली, सड़क के आधार में रिस गया है, जिसने बजरी की सतह को गड्ढों में बदल दिया है। दो हिस्से पूरी तरह से ढंस गए हैं। कच्ची पीली मिट्टी और डीली चट्टानें नीचे दिखाई दे रही हैं, लगभग 2 फीट गहरे धंसे हुए। न सिर्फ गाड़ी चलने के लिए असंभव, बल्कि आपको दोनों तरफ उगी झाड़ियों और खरपतवार के बीच पैदल रास्ता बदलकर जाना होगा। मैं गांव की रूपरेखा देख सकता हूं। कुछ मिट्टी के कच्चे घर, चिमनियां ठंडी हैं, धुआं नहीं उठ रहा। एक आंगन में कपड़े सुखाने की रस्सी पर कुछ पुराने कपड़े जो धुल धुल कर लगभग सफेद हो चुके हैं, हवा में टेढ़े मेढ़े झूल रहे हैं। दूर पहाड़ी पर बगीचा राख की तरह सलेटी है। कुछ पैच काले पड़ चुके हैं, जैसे त्वचा पर सड़ते हुए घाव। गांव के प्रवेश द्वार की दिशा से एक आकृति दौड़ती हुई आती है। यह स्कैब है। मुझे नहीं पता कि वह मेरी वैन को कैसे पहचान लेता है। शायद सफेद पेंट से, शायद साइड में लिखे कृषि कार्यालय के अक्षरों से। वह दौड़ता है और साथ ही लहर देता है, मुंह पूरा खुला हुआ, कुछ चिल्ला रहा है। हवा आवाज को उड़ा ले जाती है, बस आवाज के टूटे फूटे टुकड़े छोड़ जाती है। मैं रफ्तार कम नहीं करता। स्कैब उस जंक्शन तक पहुंचता है जहां बजरी की सड़क हाईवे से मिलती है। वह अपने पैरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक पैर सीधे सड़क के धंसे हुए गड्ढे में जाता है। उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। चेहरा सीधे कीचड़ में। दोनों हाथ गंदगी में धंस जाते हैं। भूरे पानी की छींटें ऊपर उड़ती हैं। मेरे रियरव्यू मिरर में मैं उसे कीचड़ से खुद को बाहर निकालते हुए देखता हूं। उसकी जैकेट का अगला हिस्सा कीचड़ से लथपथ है। उसका चेहरा भूरे रंग से सना हुआ है। वह अपना चेहरा पोंछता है और मेरी वैन को हाथ हिलाना जारी रखता है। उसका मुंह अभी भी चल रहा है। वैन अगले मोड़ पर मुड़ जाती है। रियरव्यू मिरर में कुछ नहीं दिखता। मैं रेडियो चालू करता हूं। प्रांतीय स्टेशन मौसम का पूर्वानुमान प्रसारित कर रहा है। दोपहर तक बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में छिटपुट झोंके। सड़क चिकनी है। वैन स्थिर चल रही है। मई के अंत तक बगीचे की स्थिति अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच जाती है। कीटनाशकों का वह अज्ञात बैच जिसका स्कैब ने उपयोग किया था, उसमें रासायनिक अवशेषों का स्तर कानूनी सीमा से कहीं अधिक पाया गया है।
थोड़े बहुत नहीं, बल्कि इस हद तक कि आप इसे किसी भी टेस्टिंग फैसिलिटी में ले जाएं और रिपोर्ट के नंबर देखकर आपके खून का पानी हो जाए। यहां से सब शुरू हुआ था। अधिकांश बगीचा पहले से ही आधा मर चुका है, लेकिन एक छोटा पैच है, लगभग 30 एकड़ का, ढलान के शीर्ष पर बैठा है, दक्षिण की ओर मुख किए हुए, धूप पकड़ रहा है, अच्छा वायु प्रवाह, सीधी जमीन। स्प्रेयर वहां तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका। उस पैच की किस्मत अच्छी थी, रासायनिक जलन के सबसे बुरे प्रभाव से बच गया। पत्तियां थोड़ी पीली पड़ गईं, लेकिन वे मरी नहीं। मई तक पेड़ों पर फल लगे हैं, बिखरे हुए छिटपुट, लेकिन फल हैं। नाशपाती का आकार छोटा है, कुछ बेडौल और टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन वे फल हैं। कॉब इस छोटे से पैच के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे यह पूरे गांव के पास बची हुई आखिरी जीवन रेखा हो। भले ही यह केवल कुछ हजार ही लाए, यह लोगों को सांस लेने की जगह देता है। वह स्कैब को एक खरीदार से संपर्क करने के लिए भेजता है। लू आता है, शहर का एक फलों का थोक व्यापारी, जो 1 दशक से अधिक समय से इस व्यवसाय में है। बहुत तेज, उसकी नाक कुत्ते से भी बेहतर है। वह अपने सहायक के साथ बगीचे में प्रवेश करता है, झुकता है, टहनी से एक नाशपाती तोड़ता है, अपने अंगूठे को त्वचा में ढसाता है। वह भौहें सिकोड़ता है, उसे सूंघता है, उसे पलटता है, डंठल की जांच करता है। तुमने इन पर क्या स्प्रे किया? वह स्कैब से पूछता है। स्कैब का जवाब अस्पष्ट है, कुछ ऐसा जो उसने शहर में खरीदा था। उसे याद नहीं है कि वह क्या था। वह कहता है, लेबल बोतल पर था। लू कुछ नहीं कहता। वह नाशपाती को एक प्लास्टिक की थैली में डालता है और अपने सहायक से इसे काउंटी कृषि उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण केंद्र में ले जाने को कहता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट वापस आती है। मेथामिडोफोस नाम स्कैब के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लू इसे जानता है। यह 2007 से देश भर में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक अत्यधिक विषैला ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक, त्वचा के माध्यम से सीधे अवशोषित होने वाला घातक अवशेष। स्कैब ने उस बिना लाइसेंस वाली सप्लाई स्टोर से जो सस्ता सामान खरीदा था, वो मेथामिडोफोस के साथ मिलावट किया हुआ था और स्कैब ने इसे दोगुनी सांद्रता पर स्प्रे किया था। अवशेषों का स्तर कानूनी सीमा से 14 गुना अधिक वापस आता है। 14 गुना। उसी दोपहर लू काउंटी के फल खरीदार नेटवर्क के माध्यम से खबर फैला देता है। कोई औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं। यह उद्योग छोटा है। शब्द खरगोश की दौड़ से भी तेज यात्रा करते हैं। स्टोन गैप विलेज की क्रिस्प नाशपाती मेथामिडोफोस के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं। हाथ मत लगाना, 12 शब्द। यह काउंटी के हर बाइंग स्टेशन तक फैल जाता है। बस इतना ही। काउंटी सीट से एक दूसरा खरीदार आता है, एक मिनी वैन चला रहा है, जिसके पीछे एक छोटा कार्गो ट्रक है। वे मुश्किल से गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं जब उसका फोन बजता है। एक सहकर्मी वह फोन रखता है, ड्राइवर से कुछ कहता है। मिनीवैन वहीं गांव के गेट के पास मिट्टी के लॉट में यू टर्न लेती है, दूर चली जाती है। कार्गो ट्रक पीछे चलता है। स्कैब सड़क के किनारे खड़ा होकर दोनों वाहनों को दूर जाते हुए देखता है। उसे एक भी शब्द नहीं मिल पाता। एक भी नाशपाती नहीं बिकेगी। कीटनाशक, संदूषण, वे शब्द एक मौत की सजा हैं। सिर्फ इस सीजन के लिए नहीं, हमेशा के लिए भूल जाइए। कौन जानता है कि मिट्टी में अभी कितना जहर बचा है। जून की धूप हर दिन पिछली से ज्यादा गर्म हो रही है। उस छोटे से नसीब वाले पैच पर जो पेड़ बच गए थे, उन पर फल पकते हैं। कोई उन्हें तोड़ता नहीं है, कोई हिम्मत नहीं करता। इसका कोई मतलब भी नहीं है। पहले सबसे शुरुआती बैच लाल, गहरा लाल नरम होता है, फिर गिरता है, पेड़ों के नीचे जमीन से टकराकर लाल गूदे के ढेर में बदल जाता है। फिर दूसरा बैच पीले से लाल, लाल से नरम, नरम से सड़ा हुआ, एक के बाद एक गिरता हुआ। जून की धूप में पेड़ों के नीचे फल जमा हो रहे हैं, फर्मेंट होने लगे हैं। पहले 2 दिन इसकी महक मीठी, गाढ़ी और घिनौनी होती है। गर्मी में मांस की शर्करा टूट रही है। हवा में बहुत ज्यादा पके हुए मिठास की गंध भर रही है, इतनी मीठी कि आपका पेट खराब हो जाए। तीसरे दिन तक ये खट्टी हो जाती है। 5वें दिन तक ये पूरी तरह सड़ चुकी होती है। फिर मक्खियां आती हैं। हरे सिर वाली ब्लॉफ्लाइज का झुंड सड़ते हुए फलों पर मोटी परतों में जमा हो जाता है, भिन भिनाते हुए।
दूर से बस एक काला हिलता डुलता द्रव्यमान। आप बगीचे में चलते हैं और हर कदम आपके जूते के नीचे से सड़ा हुआ रस बाहर निकालता है, आपकी टांगों पर छींटे मारता है। मक्खियां एक बादल की तरह ऊपर उठती हैं, आपके सिर के ऊपर एक बार घूमती हैं, फिर वापस बैठ जाती हैं। पूरा गांव यह गंध लेता है, मीठी खट्टी सड़ी हुई, तीनों एक साथ मिलकर गाढ़ी हो जाती हैं, पहाड़ी से नीचे दबती हुई, हर दरवाजे और खिड़की की हर दरार से रिसती हुई। जब आप खाना पकाते हैं तो मक्खियां बर्तन के ढक्कन पर बैठ जाती हैं। जब आप खाते हैं तो वे आपके कटोरे के किनारे पर बैठ जाती हैं। रात में भिन भिनाहट आपके कंबल में आपके साथ घुस जाती है। ये कोई अचानक आई आपदा नहीं है, यह एक धीमी पिसन है, कुछ ऐसा जिससे आप हर दिन जागते हैं और सोते हैं। अपरिहार्य, अथक मतली और निराशा। तभी लेरीन पूरी तरह टूट जाती है। इसके संकेत मई के मध्य में शुरू हुए थे। उसकी आंखें सुन्न हो गईं। जब लोग उससे बात करते हैं तो वह बिल्कुल कुछ और ही जवाब देती है। कभी कभी वह बिना हिले घंटों दहलीज पर बैठी रहती है। कॉब को लगता है कि वह बस परेशान है। वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। जून तक वह गांव में घूमना शुरू कर देती है। दिन के दौरान यह प्रबंधनीय है। बस कच्ची सड़क पर टहलना, हाथ हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए, मिट्टी में लकीरें खींचना। कोई पूछता है कि वह क्या बना रही है। वह ऊपर देखती है और कहती है, हिसाब किताब कर रही हूं। क्या हिसाब, वह बता नहीं पाती। रात में यह डरावना हो जाता है। वह सोती नहीं है। वह अपने पतले सूती जैकेट में गांव की सड़क पर चलती है। चांद के नीचे एक अकेली छाया डगमगाती हुई, बाल खुले, घिसटते कदम। कोई रात के बीच में शौच जाने के लिए उठता है और उसे गांव के प्रवेश द्वार पर पुराने टिड्डे लोकस्ट के पेड़ के नीचे खड़ा पाता है। चेहरा पहाड़ी पर बगीचे की ओर मुड़ा हुआ, बुदबुदाते हुए। वे करीब आते हैं। वे सुनते हैं, देव। अगर देव वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। देव जानता है कि पेड़ कैसे उगाए जाते हैं। वह जानता है कि कीड़ों का इलाज कैसे करना है। देव बार बार उसके होंठ प्रार्थना की तरह खुलते और बंद होते हैं। गांव के लोग उसे आते देख सड़क के दूसरी ओर चले जाते हैं। वे फुसफुसाते हैं, लेरीन पागल हो गई है। कॉब उसे अंदर बंद करने की कोशिश करता है। वह उसकी कलाई को बिस्तर के फ्रेम से बांध देता है। रात के बीच में वह खुद को खोल लेती है, खिड़की से बाहर निकल जाती है। कॉब उसे पकड़ नहीं सकता, वह भी बूढ़ा है। चेस्टर की हालत भी ठीक नहीं है। उसे पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर था। पिछले कुछ महीनों ने उसे तोड़ दिया है। उसकी दवा खत्म हो गई है। ज्यादा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जून के मध्य की एक चमकदार दोपहर में वह धूप में बैठने के लिए गांव के हॉल के सामने एक स्टूल खींच कर ले जाता है। वह वहां गर्मी सोखता हुआ बैठता है और फिर स्टूल बगल की ओर झुक जाता है। वह गिर जाता है। उसके सिर का पिछला हिस्सा सीढ़ी के किनारे से टकराता है। अंडे के आकार का एक उभार सूज जाता है। स्कैब उसे मोटरसाइकिल पर लोड करता है और टाउनशिप क्लिनिक में ले जाता है। वे उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। 210/140। डॉक्टर कहते हैं कि आधे घंटे की और देरी होती तो वह नहीं बचता। अस्पताल में एक हफ्ता। बिल कौन भरेगा? कॉब उधार मांगने के लिए घूमता है। बिल के लिए पैसे जुटाने में 3 घरों को अपना सब कुछ लगाना पड़ता है और अब उस पर ब्याज भी है। जून के अंत तक 3 और परिवार अपने दरवाजे बंद करके चले जाते हैं। घर खाली खड़े हैं। आंगनों में घुटनों तक खरपतवार उगाई है। गांव सड़ रहा है, अचानक नहीं ढहरा, बल्कि उन नाशपातियों की तरह जो अंदर से बाहर की ओर फर्मेंट हो रही हैं, खट्टी हो रही हैं, सड़ रही हैं। सड़क टूट जाती है और कोई उसे ठीक नहीं करता। सिंचाई चैनल बंद हो गया है और कोई उसे साफ नहीं करता। सामुदायिक राइस मिल पर ताला लगा है। जो सुबह की दिनचर्या हुआ करती थी, भोर में हर चिमनी से निकलता धुआं, अब अधिकांश घर दोपहर तक आग नहीं जलाते, जलावन बचाते हैं। कुछ तो दोपहर में भी नहीं जलाते। वे ठंडी रोटी से काम चला लेते हैं। एक दिन डाकिया हमेशा की तरह चिट्ठियां देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गांव आता है। वह प्रवेश द्वार पर रुकता है। सड़क बाइक के लिए बहुत टूटी हुई है। वह थोड़ी देर वहां खड़ा रहता है, अनिश्चित। फिर वह 2 पत्रों को जंक्शन पर एक यूटिलिटी पोल से बंधी प्लास्टिक की थैली में डाल देता है, मुड़ता है और चला जाता है। वे 2 पत्र 3 दिन तक उस थैली में लटके रहते हैं। बारिश से भीग जाते हैं। स्याही धुंधली हो जाती है।
उन्हें लेने कोई नहीं आता। गांव के स्कूल की सब्स्टिट्यूट टीचर नौकरी छोड़ देती है। वह शहर की एक युवा महिला है जो तीसरी कक्षा तक की मिश्रित कक्षा पढ़ाती थी। 1,200 युआन प्रति माह कमाती थी। गांव ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया था। बगीचे के गिरने के बाद गांव उस पर 3 महीने की मजदूरी का बकाया है। जिस दिन वह जाती है अपना सूटकेस घसीटते हुए, 8 छात्र स्कूल के गेट पर खड़े होकर देख रहे हैं। वह अपना सिर नीचे रखती है, कुछ नहीं कहती और दूर चली जाती है। उसके बाद स्कूल शांत हो जाता है। गलियों में कुत्ते कचरे के डिब्बे खोदते हैं। कचरे के डिब्बे भी खाली हैं। आवारा बिल्लियां खाली घरों की खिड़कियों पर दुबक कर धूप सेकती हैं। केवल चमड़ी और हड्डियां बची हैं। जब हवा चलती है तो पूरा गांव सड़ते हुए फलों और ठंडी राख की महक से भर जाता है। सर्दियां में आती हैं। नवंबर में पहली बर्फ गिरती है, हल्की। जमीन पर बस एक पतली सफेद परत। दोपहर तक सूरज उसे पिघला देता है। ओस की बूंदों से पानी टपकता है, टप टप टप, पूरी दोपहर। नवंबर के अंत में दूसरी बर्फ आती है, 2 दिन और 2 रात। ये खिड़की के शीशों पर हिस हिस करती हुई छोटी गोलियों के रूप में शुरू होती है, फिर बिना आवाज किए गिरने वाली मोटी पंखदार बर्फ में बदल जाती है। ये गहरी जमा हो जाती है, सड़क पर आधा फीट बर्फ। पेड़ की शाखाएं वजन के नीचे झुक जाती हैं। कुछ तो मंद आवाज के साथ टूटकर गिर जाती हैं। शहर में कोयले की कीमत 800 से बढ़कर 950 युआन प्रति टन हो जाती है। सर्दियां हमेशा दाम बढ़ाती हैं। शहर में स्थिर काम वाले परिवारों के लिए ये बस दांत पीस कर थोड़ा और भुगतान करने जैसा है। लेकिन स्टोन गैप विलेज के लिए ये सर्दियों में जीवित रहने और न रहने के बीच का अंतर है। गांव में बचे 40 से अधिक परिवारों में से 10 से कम ही कोयला खरीद सकते हैं। बाकी क्या जलाते हैं? जलावन, पतझड़ में जमा किए गए मक्के के डंठल, पहाड़ियों से बटोरी गई शाखाएं। लेकिन इस साल वह भी कम पड़ जाता है। मरे हुए बगीचे में बहुत सारी सूखी शाखाएं हैं, लेकिन नाशपाती की लकड़ी घनी होती है और नमी पकड़कर रखती है। इसे पूरी तरह सूखने से पहले जलाएं तो यह कमरे को दमघोंटू धुएं से भर देती है, जो आपकी आंखों में आंसू ला देता है और मक्के के डंठल के आधे बंडल से भी कम गर्मी देता है। कॉब के पास 200 पाउंड से कम कोयला बचा है। पतझड़ में शहर से लाया गया था, जिसे पूरी सर्दियों में राशन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ठंड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई। दिसंबर तक यह लगभग खत्म हो गया है। शेड में कोयले की धूल के आखिरी टुकड़े। वह फावड़े से बार बार उन्हें खुरचता है, काश वह मिट्टी को ही भट्टी में डाल सकता। लेरीन अभी भी वैसी ही है। सर्दियां आने के बाद से वह बस वही पतला सूती जैकेट पहनती है और बाहर दौड़ जाती है। जैकेट बरसों पुरानी है, अंदर की रुई सख्त गांठों में जम गई है। ये लगभग कोई गर्मी नहीं रोकती। एक रात भारी बर्फबारी के दौरान वह किसी के देखे बिना फिसलकर बाहर निकल जाती है। भोर में कोई उसे गांव के प्रवेश द्वार पर पुराने टिड्डे के पेड़ के नीचे पाता है। वह बर्फ में गिर चुकी है, होंठ नीले भूरे पड़ गए हैं, हाथ और पैर पत्थर जैसे ठंडे। वे उसे वापस ले आते हैं, आधा कटोरा खौलता हुआ अदरक का काढ़ा पिलाते हैं, उसके ऊपर 3 रजाइयां डाल देते हैं। उसे होश में आने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। कॉब बिस्तर के पास दुबका हुआ है, उसे देख रहा है, अपना पाइप पी रहा है। एक कटोरे के बाद दूसरा, अंगारे चमक रहे हैं और फीके पड़ रहे हैं। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बर्फ फिर से आती है। इस बार पहाड़ों को ढंकने वाली भारी बर्फ। शहर का रास्ता दब चुका है, सबसे खराब जगहों पर घुटनों तक। बस सेवा रुक गई है। स्नो प्लोज, बर्फ हटाने वाली मशीनें, पहले मुख्य सड़कों पर जाती हैं। साइड की सड़कें प्राथमिकता नहीं है। जिस बज्री की सड़क को मैंने बनाया था उसे भूल ही जाइए। आधार पहले ही टूट चुका था। अब ऊपर जमी हुई बर्फ की एक परत है। पूरी चीज बर्फ से जमी हुई कीचड़ की खाई के अलावा और कुछ नहीं है। गांव एक द्वीप बन गया है, भोजन कुछ समय के लिए चल जाएगा। अधिकांश परिवारों के पास कुछ अनाज जमा है, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर वे उसे खींचें तो भूखे मरने लायक नहीं है। जो वास्तव में उन्हें मार रहा है वह है ठंड। रातें शून्य से नीचे चली जाती हैं। उत्तर की हवा पहाड़ के दर्रे से सीटी बजाती हुई गुजरती है, छत की टाइलों को खड़खड़ाती है।
बिना कोयले वाले परिवार अपने पास मौजूद हर रजाई और पैडेड जैकेट को एक बिस्तर पर डाल लेते हैं और शरीर की गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर रात गुजारते हैं। हैना की माँ 82 साल की है। पहले से ही केवल चमड़ी और हड्डियां बची हैं। जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो वह अपने कंबल के नीचे दुबक जाती है, कांप रही है। हैंक घर की एक मोटी रजाई उसके ऊपर डाल देता है और अपनी पैडेड जैकेट उतारकर ऊपर रख देता है। वह सिर्फ स्वेटर में स्टोव के पास बैठता है। जो कुछ भी मिल सके उसे फायर बॉक्स में डालता है। जब जलावन खत्म हो जाती है तो वह स्टूल तोड़ देता है। जब स्टूल खत्म हो जाते हैं तो वह रसोई के दरवाजे से तख्तियां निकालना शुरू कर देता है। स्कैब अपने आंगन से धातु के आखिरी टुकड़े इकट्ठा करता है, नीचे सूखी शाखाएं रखता है और जला देता है। धातु के टुकड़े आग में लाल चमकते हैं। गर्मी के 1 या 2 घंटे के लिए अच्छा है, लेकिन जब यह जलकर खत्म होता है तो ठंड पहले से कहीं ज्यादा तेजी से वापस आती है। धातु जल्दी गर्मी फैलाती है और फिर उसे चुरा लेती है। बर्ल का परिवार सबसे खराब स्थिति में है। उनका जलावन बहुत पहले खत्म हो चुका था। जब से सर्दियां में शुरू हुई हैं, वह हर जगह से बटोर रहा है। पहाड़ी पर सूखी शाखाएं सब साफ हो चुकी हैं। उसे और दूर जाना पड़ता है। दिसंबर के मध्य में एक दिन वह 5 मील दूर पाइन के पेड़ों के एक झुरमुट की ओर बर्फ को धकेलता हुआ जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि जलने के लिए पाइन की शाखाएं इकट्ठी कर लें। रास्ता फिसलन भरा है। एक गलत कदम और वह टोकरी सहित ढलान से नीचे फिसल जाता है और अपना टखना मरोड़ लेता है। टूटा नहीं है, लेकिन बुरी तरह सूज गया है। वह 3 घंटे में लंगड़ाते हुए घर पहुंचता है। टोकरी में गीली पाइन शाखाओं का आधा बंडल है। जलने पर वे इतना गाढ़ा और तेल जैसा धुआं छोड़ती हैं कि उसकी मां पूरी रात खांसती रहती है। कॉब की सीमा खत्म हो जाती है। 18 दिसंबर को वह गांव के हर उस व्यक्ति को इकट्ठा करता है जो अभी भी चलने में सक्षम है। गांव के हॉल में खिड़कियों में से एक का शीशा टूटा है, जिसे प्लास्टिक की शीट से पैच किया गया है, जो हवा में फड़फड़ाती है। अंदर कोई गर्मी नहीं है। लोगों की सांसें सफेद वाष्प के रूप में बाहर निकलती हैं। एजेंडे पर केवल एक ही मुद्दा है। टाउनशिप एग्रीकल्चरल ऑफिस जाओ और देव को ढूंढो। कोई नहीं बोलता। एक लंबी खामोशी। चेस्टर कोने में पुरानी भेड़ की खाल के कोट में लिपटा बैठा है। वह बोलता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी है, जैसे उसे डर हो कि यह टूट न जाए। हम जा सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में सावधानी से सोचना होगा कि उससे कैसे संपर्क करें। हम पिछली बार की तरह नहीं कर सकते। खाली हाथ पहुंच जाएं और उम्मीद करें कि कुछ शब्द इसे ठीक कर देंगे। पिछली बार हमने 4 लोगों को भेजा था। हम उसके ऑफिस के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि हमें लौटा दिया गया। कॉब अपना सिर नीचे रखता है, कुछ नहीं कहता। एक लंबे पल के बाद वह अपना जबड़ा सेट करता है और अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें लालिमा से भरी हुई हैं। उनके नीचे गहरे भारी बैग लटके हुए हैं। बुजुर्गों को लाओ, बच्चों को लाओ, हर कोई चलेगा। अगली सुबह भोर होने से पहले कॉब दरवाजे से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति है। वह अपना फीका पड़ा हुआ आर्मी कोट पहने हुए है। कैनवास के जूते, जिन्हें बर्फ से बचने के लिए प्लास्टिक की थैलियों की 2 परतों से लपेटा गया है। एक एक करके फिर और 40 से अधिक लोग बाहर निकलते हैं, हर वह व्यक्ति जो चल सकता है। युवा लोग बुजुर्गों का सहारा बने हुए हैं। स्कैब चेस्टर को थामे हुए हैं। हंक अपनी मां को अपनी पीठ पर लादे हुए हैं। औरतें अपने बच्चों को रजाई में लपेटे हुए हैं, बस उनका चेहरा बाहर दिख रहा है। बर्ल अपनी 2.5 साल की पोती को पीठ पर लादे हुए हैं। बच्चा एक बड़े के पुराने फौजी कोट में लिपटा हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें बाहर चमक रही हैं। बर्ल की मां एक ठेले पर बैठी है, जिसे बर्ल की पत्नी पीछे से धकेल रही है। पहिया बर्फ में एक गहरा निशान छोड़ता हुआ जा रहा है। 40 से अधिक लोग आधे फुट की बर्फ में पैदल चलकर हाईवे के रास्ते शहर की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क पर कोई वाहन नहीं है। बसें बंद हैं। निजी कारें भी इस जोखिम को नहीं उठा सकती। सड़क पर बर्फ जमी है। चारों तरफ बस सफेद रंग की चादर है। सिर्फ लोगों की यह एक कतार जो धीरे धीरे बर्फ में आगे बढ़ रही है। कड़वी हवा उनके चेहरों पर थप्पड़ मार रही है। नाक की श्लेष्मा स्नॉट जम गई है। 1 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद वांडा फिसलकर गिर जाती है। उसके दस्ताने फट जाते हैं। उसकी हथेलियां छिलकर
खून से लथपथ हो जाती हैं। वह उन्हें साफ किए बिना उठ खड़ी होती है, चलना जारी रखती है। आधा घंटा और बीतता है। चेस्टर अब और नहीं चल सकता। स्कैब उसे उठाता है और लाद लेता है। स्कैब खुद भी इस साल बुरी तरह टूट चुका है। वह चेस्टर को रुक रुक कर ढोता है, हर बार आराम करने के लिए रुकता है और हर बार उसके मुंह से सफेद भाप के बड़े बादल निकलते हैं। दोपहर के करीब 3:30 घंटे बाद वे टाउनशिप कृषि कार्यालय के गेट पर पहुंचते हैं। 40 से ज्यादा लोग बर्फ में खड़े हैं। जूते पूरी तरह भीग चुके हैं। पैंट घुटनों के नीचे से बर्फ के कारण सख्त हो गई है। कुछ के होंठ ठंड से नीले पड़ गए हैं। कुछ के कान इतने लाल हैं कि लगता है फट जाएंगे। कॉब गार्ड हाउस की खिड़की के पास जाता है। वह झुकता है और अपना चेहरा छोटे चौकोर छेद के करीब ले जाता है। माफ कीजिएगा, क्या आप कृषि तकनीशियन देव को बुला सकते हैं? हम स्टोन गैप गांव से हैं। पूरा गांव यहां है। हमें उनसे मिलना है। उसका मुंह आधा जम चुका है। शब्द टूटे फूटे निकल रहे हैं। गार्ड बाहर भीड़ को देखता है, रिपोर्ट करने के लिए अंदर जाता है। 10 मिनट बीत जाते हैं। गार्ड वापस आता है, कहता है तकनीशियन ऊपर हैं, उन्हें बाहर इंतजार करना चाहिए। 10 मिनट और बीत जाते हैं। गार्ड फिर आता है। तकनीशियन आज व्यस्त हैं। आगंतुकों के लिए कोई समय नहीं है। कॉब स्थिर हो जाता है। उसका मुंह थोड़ा खुलता है। गर्म भाप उससे निकलती है, ठंडी हवा में सफेद धुंध बनकर घुल जाती है। फिर वह घुटनों के बल बैठ जाता है। दोनों घुटने बर्फ से टकराते हैं और दो गहरे छेद कर देते हैं। फिर डंक झुकता है, फिर बल, फिर हंक। वह पहले अपनी मां को पीठ से उतारता है, फिर नील्स को, फिर वांडा को, फिर डार्लिन को। 40 से ज्यादा लोग एक एक करके बर्फ में डूब रहे हैं। बर्फ में एक गहरा काला द्रव्यमान भर गया है। कोई रो रहा है, आवाज दबी हुई है, हवा द्वारा चीर दी गई है। बर्ल की मां ठेले से उतर नहीं सकती। वह दोनों हाथों से किनारे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। कुछ ऐसा बुदबुदा रही है जिसे समझना मुश्किल है। बर्ल के पोते को जमीन पर उतारा जाता है। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसके दो छोटे पैर बर्फ में चारों ओर मारते हैं, दो छोटे पैरों के निशान छोड़ते हैं। कॉब दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ चिल्लाता है, हम गलत थे। हमने आपके साथ अन्याय किया। आप बड़े दिल वाले बनिए। कृपया वापस आकर देखिए। उसकी आवाज सूखी टहनी की तरह टूटती है। चटक। यहां बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं। वे यह सर्दी नहीं झेल पाएंगे। मैं अपना सिर आपके सामने झुका रहा हूं। पूरा गांव आपके सामने झुका हुआ है। और वह ऐसा करता है, दोनों हाथ बर्फ में दबे हुए, माथा नीचे, धप, ऊपर, फिर नीचे, धप। मैं दूसरी मंजिल के गलियारे के आखिरी छोर पर खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा हूं। 40 से ज्यादा लोग बर्फ में घुटनों के बल हैं। उनके शरीर की गर्मी धीरे धीरे उनके घुटनों के नीचे की बर्फ को पिघला रही है, उनके पैंट को गीला, ठंडा और पैरों से चिपका रही है। कॉब अपना सिर उठाता है। उसका चेहरा, ये बताना असंभव है कि जो उसके चेहरे पर बह रहा है वह पिघली हुई बर्फ है या कुछ और। उसकी आंखें खिड़कियों को स्कैन करती हैं। वे मुझे पा लेती हैं। वह फिर चिल्लाता है, हम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। आप जो भी मांगेंगे हम करेंगे। अपनी शर्तें बताइए, कोई भी शर्त। 6 महीने पहले कोई शर्त स्वीकार्य नहीं थी। 6 महीने पहले वह एक हस्ताक्षरित शिकायत थी। गांव में ढोल पीटना, थूकना, मिट्टी फेंकना, पटाखे फोड़ना, नोटबुक फाड़ना, आधिकारिक मुहर छीनना। अब वे बर्फ में घुटनों के बल हैं। कह रहे हैं कि कोई भी शर्त मंजूर है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपना विवेक मिल गया है। विवेक अगर उनके पास होता तो वे वह नहीं करते जो उन्होंने 6 महीने पहले किया था। ये ठंड है, ये भूख है, ये डर है, ये दर्द है। और दर्द ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जिसे उन्होंने सुना है। ये पश्चाताप नहीं है। मैं पर्दा खींचकर बंद कर देता हूं। मैं गलियारे के दूसरे छोर पर जाता हूं और वेस के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता हूं। वेस, गेट पर जो लोगों का समूह है वे कैंपस के अंदर आ गए हैं। इससे कामकाज बाधित हो रहा है। क्या आप पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकते हैं कि वे आकर इसे संभालें? वेस अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखते हैं। वह नजर 2-3 सेकंड के लिए रुकती है। वह एक भी सवाल नहीं पूछते। वह अपने डेस्क पर लैंडलाइन उठाते हैं और नंबर डायल करते हैं। 20 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारी आते हैं। वे लोगों को समझाने में काफी समय बिताते हैं, विनम्र और धैर्यवान। फिर वे टाउनशिप नागरिक मामलों के कार्यालय से किसी को बुलाते हैं।
नागरिक मामलों के अधिकारी कहते हैं कि वे आपातकालीन कोयला राहत की व्यवस्था कर सकते हैं और सभी से घर जाने को कहते हैं। यहाँ ठंड में जमने की जरूरत नहीं है। जब वे कॉब को बर्फ से ऊपर खींचते हैं तो उसके पैर नहीं मुड़ते। उसके घुटने बहुत देर तक बर्फ में दबे रहे थे। पिंडली के नीचे का सब कुछ सुन्न है। स्कैब और डंक एक एक हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं। जैसे ही कॉब अपने पैरों पर खड़ा होता है, वह मुड़ता है और टाउनशिप कृषि कार्यालय की इमारत को देखता है। दूसरी मंजिल के पर्दे बंद हैं। कोई हरकत नहीं। वह कुछ नहीं देखता। सर्दी हमेशा खत्म होती है, चाहे आप कितना भी कष्ट क्यों ना सहें। वसंत आता ही है। फरवरी के अंत तक जमीन पर जमी बर्फ पिघल जाती है। पहले दक्षिण की ओर ढलानें फिर से काली मिट्टी दिखाती हैं, फिर सड़क, फिर छतें। बर्फ का पिघलना धाराओं में इकट्ठा होता है और सड़क के किनारे की नालियों में दौड़ता है। हाईवे खुल जाता है। बस सेवा फिर से शुरू हो जाती है। शहर का बाजार फिर से जीवंत हो जाता है। मेरे ट्रांसफर के कागजात आ जाते हैं। काउंटी कृषि और ग्रामीण मामलों का ब्यूरो मुझे उपअनुभाग प्रमुख, डेप्यूटी सेक्शन चीफ के पद पर ले रहा है। नामांकन बैठक में ब्यूरो निदेशक पूरे स्टाफ के सामने मेरा रिकॉर्ड पढ़ते हैं। 3 साल की गांव पोस्टिंग, 6 आसपास के गांवों में बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देना। 2 गांवों यांगलू और वोंग जापिंग को पिछले साल की दूसरी छमाही में मानकीकृत बागवानी नवीनीकरण के माध्यम से मार्गदर्शन देना। 3 लाख युआन से अधिक का संयुक्त नया उत्पादन उत्पन्न करना। मंच के नीचे से बिखरी हुई बेमन तालियां बजती हैं। बैठक के बाद मैं सामान पैक करने के लिए टाउनशिप कृषि कार्यालय वापस जाता हूं। ऑफिस छोटा है, बहुत कुछ लेने को नहीं है। एक इनेमल का मग जिसे मैंने 4 साल इस्तेमाल किया है। किनारे से एक चिप टूटा हुआ है। कुछ कपड़े, 2 घिसी हुई कृषि पुस्तिकाएं, एक आधा इस्तेमाल किया हुआ बॉल पॉइंट पेन। मैं सब कुछ एक बुने हुए बैग में पैक करता हूं। मैं मग को धोता हूं, सुखाता हूं, अंदर डालता हूं, कपड़ों को नीचे सपाट तह करता हूं। जब मैं सबसे निचली दराज खींचता हूं, तो मेरी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराती हैं। नोटबुक, मेरी निजी नोटबुक, एक सॉफ्ट कवर वाली। जिस दिन उन्होंने मुझे बाहर निकाला था, मेरी आधिकारिक वर्क जर्नल स्कैब द्वारा छीन ली गई थी। लेकिन यह छोटी नोटबुक पूरी समय मेरे कोट की जेब में रही और मेरे साथ गांव से बाहर आ गई। जब मैं इस ऑफिस में शिफ्ट हुआ तो मैंने इसे निचली दराज के पीछे फेंक दिया था, पुराने कृषि बुलेटिनों के ढेर के नीचे दबा दिया था। मैंने इसे फिर कभी नहीं छुआ। मैं इसे अब निकालता हूं और पलटता हूं। कवर फट गया है, सस्ता प्लास्टिक बाइंडिंग मुड़ गया है और नमी से छिल रहा है। कोने सूखे पत्तों की तरह मुड़ रहे हैं। अंदर के पन्ने सब नहीं हैं, बीच में से कई फटे हुए हैं, उस दिन की अराजकता में उखड़ गए। हो सकता है स्कैब हो, लेडी लेरीन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कौन जानता है। मैं पहले पन्ने पर पलटता हूं। लिखावट अभी भी काफी साफ है। 3 साल पहले जब मेरा हाथ अभी भी स्थिर था। 15 अक्टूबर स्टोन गैप गांव पहुंचा। ग्राम पार्टी सचिव ने स्वागत किया। ठंडा स्वागत। गांव में 63 परिवार, स्थायी निवासी 189, खेती योग्य जमीन 420 एकड़, लगभग 320 बाग के तहत। कोई चलने लायक पहाड़ी सड़क नहीं। प्रांतीय हाईवे से जोड़ने के लिए कम से कम 2 मील की सरल सड़क सतह की आवश्यकता है। प्रारंभिक मूल्यांकन। प्राकृतिक स्थितियां बुरी नहीं हैं। लोग की समस्या बड़ी है। लोग की समस्या बड़ी है। मैं उन 5 शब्दों को कुछ सेकंड के लिए घूरता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। 3 दिसंबर, तापमान -6 डिग्री। हंक के परिवार को छत की मरम्मत में मदद की। 1 दर्जन से अधिक टाइलें टूट गई थीं। शहर में नई टाइलों के 2 बंडलों के लिए अपनी जेब से भुगतान किया। 43 युआन। हंक की पत्नी ने 2 पोंचड़े के साथ नूडल्स का एक कटोरा उबाला। गांव के किसी व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को खाने का पहला अनुभव, थोड़ा नमकीन। 14 फरवरी, सड़क मरम्मत के लिए पहला फंड आया। 17,000 युआन। पर्याप्त नहीं। अंतर को खुद कवर किया। परिवार को नहीं बता सकता, मेरी मां मुझे फाड़ देंगी। 20 मई, पौधे आए। 3,000 क्रिस्प नाशपाती के पौधे। पूरा गांव उन्हें लगाने के लिए उमड़ पड़ा। कॉब ने पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, देव, तुम्हारे पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। मैंने कहा, बस इंतजार करो, तुम पैसे गिन रहे होगे।
उस पल मुझे लगा कि यह सब सार्थक था। 8 अगस्त, डंक के पौधों की एक पूरी कतार मर गई। ज्यादा पानी देने के कारण जड़ें सड़ गईं। मैं उसे हाथ से 3 बार समझा चुका हूं। चौथी बार वह कहता है कि मैं परेशान कर रहा हूं, मुझसे अपने काम से काम रखने को कहता है। मैं कुछ नहीं कहता। उस रात मैं आधी बोतल बियर पीता हूं। वर्ष 2, 9 मार्च। सड़क पूरी हो गई है। अब एक वैन गांव में चल सकती है। टाउनशिप बाइंग स्टेशन से वेस पहली बार बाग देखने के लिए आए हैं। वह बाहर निकलते हैं और सीधे कीचड़ में उतर जाते हैं। वह आधे घंटे तक बाग में घूमते हैं और कहते हैं कि यह अच्छी तरह से प्रबंधित है। कॉब पास में खड़ा है, इतना चौड़ा मुस्कुरा रहा है कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। उस शाम वे एक पुरानी मुर्गी काटते हैं और मुझे रात के खाने के लिए घसीट ले जाते हैं। शोरबा सूखे शिटाके मशरूम के साथ बनाया गया है। समृद्ध महक। वर्ष 2, 22 जुलाई। गर्मियों का चरम। पहाड़ी पर 40 डिग्री सेल्सियस। मैं पूरे गांव के लिए कीट और रोग नियंत्रण प्रशिक्षण सत्र चलाता हूं। 31 लोग आते हैं, पिछली बार से ज्यादा। डंक पिछली पंक्ति में बैठा है, सो रहा है। मैं उसे सवाल का जवाब देने के लिए नाम से बुलाता हूं। वह गलत जवाब देता है। पूरा कमरा हंसता है। वह लाल हो जाता है और धीमी आवाज में कसम खाता है। लेकिन अगले दिन वह आता है और मुझसे खुद सही जवाब पूछता है। वर्ष 3, जून। पेड़ों में पहली बार फल लगे। उपज कम है, लेकिन गुणवत्ता अच्छी है। वे इसे एक छकते हैं और कहते हैं कि यह मीठा है। मैं भी एक छकता हूं। यह है। मैं पन्नों को एक एक करके पलटता हूं। लिखावट और खराब होती जाती है। प्रविष्टियां छोटी होती जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा कटी हुई लाइनें और सुधार। कुछ पन्नों पर केवल एक तारीख और 1 या 2 शब्द हैं। थका हुआ, ऊब गया, जो भी हो। अंतिम पन्ने पर, जिस पर लिखा है, केवल एक लाइन है। वर्ष 3, 22 दिसंबर। कल निकल रहा हूं। कोई पूर्ण विराम नहीं। उसके बाद खाली पन्नों के सिवा कुछ नहीं। मैं नोटबुक बंद करता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस में खड़ा रहता हूं। बाहर दोपहर की धूप एक कोण पर अंदर आती है। हल्के पीले रंग की दीवार पर गर्म पड़ रही है। सड़क पर लोग बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। आवाज दूर से आती है, शब्दों को समझने के लिए बहुत दूर। मैं दरवाजे की ओर चलता हूं। उसके बगल में एक हरा प्लास्टिक का कचरा डिब्बा रखा है। अंदर कुछ मुड़े हुए कागज और पानी की एक खाली बोतल है। मैं नोटबुक को उसमें गिरा देता हूं। यह पानी की बोतल पर गिरती है, उसे एक मंद धप के साथ बगल में धकेलती है। नोटबुक पलट जाती है और कागजों के ढेर पर खुली पड़ी रहती है। फटे हुए पन्नों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। मैं आखिरी कपड़े को बुने हुए बैग में धकेलता हूं, इसे उठाता हूं और बाहर निकल जाता हूं। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो जाता है। उसके बाद स्टोन गैप गांव का क्या हुआ, मुझे यह अन्य लोगों से टुकड़ों में सुनाई देता है। 300 एकड़ का बाग। अंत में 30 से कम बचते हैं। दूषित कीटनाशक अवशेषों के कारण गांव को काउंटी की कृषि गुणवत्ता वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। 3 साल तक किसी भी तरह की व्यावसायिक बिक्री नहीं, जिसका अर्थ है कि भले ही पेड़ जीवित रहें और फल दें, इसे बेचा नहीं जा सकता। मिस्टर फॉस के खिलाफ मामला काउंटी के पास दर्ज किया जाता है। काउंटी पुलिस जांच शुरू करती है। सामग्री शहर स्तर तक भी जाती है, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका है। आईडी फर्जी थी, फोन फर्जी था, नाम भी शायद फर्जी था। जब तक मेरा ट्रांसफर होता है, कोई खबर नहीं है। $2 लाख निश्चित रूप से हमेशा के लिए चले गए हैं। भूमि उपयोग अनुबंध अधिकारों के विवादों को अंततः टाउनशिप सरकार द्वारा मध्यस्थता की जाती है, लेकिन नुकसान हो चुका है। अधिकांश किसानों की जमीन या तो कर्ज चुकाने के लिए सौंप दी गई है या अदालतों द्वारा फ्रीज कर दी गई है। वे अपनी खुद की जमीन पर खेती नहीं कर सकते। एक किसान परिवार के लिए ये एक पैर खोने जैसा है। अधिकांश युवा और सक्षम लोग चले जाते हैं। बल अपनी पत्नी और लकवाग्रस्त मां को बस में बिठाकर प्रांतीय राजधानी ले जाता है। उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिलता है। स्टील के पाइप ढोना, ईंटें और सीमेंट ले जाना, 120 युआन एक दिन। उसकी पत्नी साइट कैंटीन में काम करती है। उसकी मां उनके किराए के कमरे में पोते की देखभाल करती है। डंक तट पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में एक साथी ग्रामीण के पीछे चला जाता है। असेंबली लाइन पर पेंच कसना, शिफ्ट बदलना, महीने में 3,000 युआन से थोड़ा अधिक। स्कैब काउंटी सीट में एक कार रिपेयर शॉप में अप्रेंटिस के रूप में जाता है। 1,800 युआन प्रति महीना।
उसने पहले कभी हुड तक नहीं खोला था। वांडा के लोन को अंततः टाउनशिप नागरिक मामलों के कार्यालय के माध्यम से संभाला जाता है, जो उसे विस्तार और आंशिक ब्याज राहत दिलाने में मदद करता है। लेकिन उसकी जमीन चली गई है, उसकी मुर्गियां जा चुकी हैं। अब वह खुद भी वैसी नहीं रही। लोग कहते हैं कि वह हर दिन अपने घर के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी रहती है, सुबह से रात तक कुछ नहीं देखते हुए। कभी कभी लेरीन उसके बगल में आकर बैठ जाती है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखती, एक दूसरे से बात नहीं करती, बस बैठी रहती हैं। कॉब अभी भी गांव का मुखिया है। उच्च अधिकारियों ने नया चुनाव नहीं करवाया। कोई इस खंडहर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वह अकेले गांव के हॉल की रखवाली करता है, एक ऐसे गांव की देखभाल करता है जो हर दिन थोड़ा और खाली होता जा रहा है। हॉल पर लगा लाउडस्पीकर खराब है और वैसा ही पड़ा रहता है। आंगन में खरपतवार उग आई है जिसे कोई उखाड़ता नहीं। चेस्टर उस अस्पताल वाली सर्दियों के बाद से कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। जब अगली सर्दियां आती हैं तो वह शायद ही कभी घर से बाहर निकलता है। खबर है कि वसंत आने के बाद उसमें थोड़ा सुधार हुआ था। वो आंगन में कुछ कदम चलने में सक्षम हो गया था। हंक की मां उस सर्दी को पार नहीं कर पाई। जमने के कारण नहीं, बस उम्र और उस साल ने जो कुछ भी लिया था उसका असर था। उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था। वसंत आने के कुछ दिन बाद एक सुबह हंक मक्के के दलिया का कटोरा लेकर अंदर आता है। वह 2 बार पुकारता है, कोई जवाब नहीं। बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी है, रजाई साफ और चिकनी है, उसका चेहरा दीवार की तरफ है। हंक कटोरा बिस्तर के किनारे पर रखता है, हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ को छूता है। ठंडा। गांव अभी भी वही है, घर अभी भी वही है, सड़क अभी भी वही है, हालांकि यह सड़क कम और खरपतवार की भूल भुलैया ज्यादा लगती है। बगीचे का कंकाल अभी भी पहाड़ी पर खड़ा है। मृत ठूंठ इधर उधर बिखरे हुए हैं। जंगली घास के बीच फीके सलेटी रंग के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। वसंत आता है, खरपतवार सड़क की दरारों से बाहर निकलती है। खाली आंगनों में जंगली फूल खिलते हैं। अबाबीलें स्वलोज लौटती हैं। एक खाली घर की मुंडेर के नीचे चक्कर लगाती हैं। उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता और वे उड़ जाती हैं। जिस दिन मैं काउंटी सीट, जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करता हूं, वह 3 मार्च का दिन है। मौसम अच्छा है, साफ आसमान, हल्की हवा। मैं प्रांतीय हाईवे पर वैन चलाकर काउंटी सीट की ओर जाता हूं। सड़क के दोनों ओर गेहूंओं के पौधे फिर से हरे हो गए हैं। हरियाली के पैच फैल रहे हैं, साफ और स्पष्ट। मैं स्टोन गैप गांव के मोड़ के पास से गुजरता हूं। मैं रफ्तार कम नहीं करता, मैं दाएं ओर नहीं देखता। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा है, कम आवाज में। मुझे समझ नहीं आता कि वह क्या है। कार जंक्शन से आगे निकल जाती है, आगे बढ़ती रहती है। सड़क सीधी है, आसमान गहरा है,